हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का अध्याय 33वां, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश। यानी कि चूंकि अब अपन ब्लास्टुलेशन तक कर चुके हैं, गैस्ट्रुलेशन भी अपन ने मतलब गैस्ट्रुला भवन और ब्लास्टुला यानी कि कोरक भवन अपन देख चुके हैं। कोरक भवन के बाद जो फर्स्ट वीक होता है, जिसमें मैंने कहा था इम्प्लांटेशन अपन ने करवा दिया था, यानी कि जो एंडोमेट्रियम था उसके अंदर जो ब्लास्टुलेशन था या फिर कोरक भवन था वो अंदर की तरफ आ चुका था, आरोपण अपन करा चुके हैं। ठीक है, फिर गैस्ट्रुलेशन भी हमने करवाया। गैस्ट्रुलेशन का क्या मतलब है? बस तीनों स्तरों का बनना है ना। जो तीनों स्तर हैं कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये जो अस्तर बनता है इसी को हमने क्या बोला था? गैस्ट्रुला भवन यानी कि गैस्ट्रुलेशन बोला। अब गैस्ट्रुलेशन के दौरान या फिर हम कहें कि फर्स्ट वीक से लेकर के 9th वीक तक, ठीक है, 9 मंथ तक जो चेंजेस आ रहे हैं वो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है बेबी के हाथ बन रहे हैं, कैसे है जो बेबी का पाँव बन रहा है, कैसे है जो बेबी के ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 4। मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, यानी कि अब जो एम्ब्रियो है, जो छोटा सा अभी नोनू सा एम्ब्रियो, अभी एम्ब्रियो ही है, अपन फीटस नहीं कहेंगे, 3 मंथ तक अपन फीटस नहीं कहेंगे। जो छोटू सा एम्ब्रियो है उसमें अब अपन डेवलपमेंट देखेंगे कि हाँ उसका हार्ट पंप कब कर रहा है, उसकी आईज कब बन गई है, उसकी आई लीड्स कब बन गई हैं, या हम कहें उसके हाथ पैर नौने नौने जो हाथ पैर है वो कब बन गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक। सो प्रथम सप्ताह में क्या हुआ? अंडोत्सर्ग के 24 से 30 घंटों में निषेचन की क्रिया हो गई थी। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या किया था? अपन ने बोला था कि भाई ठीक है, यहां पर अपने पास क्या था? सेकेंडरी oocyte, यहाँ ये फॉलिकल था, यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte आया, यहाँ पर सीलिया की वजह से ये यहाँ तक पहुँच गया, एम्पुला तक। एम्पुला में यहाँ से जो है स्पर्म आया, इसने मूवमेंट स्टार्ट करी, जो जाने थे वो चले गए और जो यहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच पाया तो इसने क्या कर लिया? ये कर लिया निषेचन। निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की 24 से 30 घंटों में अंडोत्सर्ग के बाद, यानी कि 14वें दिन, ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डेज पे। 14 डेज के बाद में अपने पास क्या होता है? अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के 24 से 30 घंटों में निषेचन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। 48 घंटों में 2 कोशिक अवस्था। अब क्या हुआ? जैसे ही ये 2n आया, इसके 48 घंटों में, इसके 48 आवर्स में 2 कोशिक अवस्था है ना। फिर तीसरे दिन, 3rd डे पे क्या बन गया अपने पास? मोरुला, यानी कि 16 स्टेज वाला है ना, मोरुला बन गया, का निर्माण हो गया। चौथे दिन कोरक पुट्टी गर्भाशय गुहा में प्रविष्ट होती है, यानी कि जो 4th डे अपन ने बात करी थी, पूरा 4th डे पे जो कोरक पुट्टी, जो है अपना ब्लास्टोसिस्ट है ना, कोरक पुट्टी नहीं ब्लास्टोसिस्ट है, वो कहाँ चला गया? गर्भाशय के गुहा में प्रविष्ट हो गया। 7वें 8वें दिन रोपण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये देखेंगे अपन वापस से देख रहे हैं, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, दोबारा मैं नहीं समझाऊंगी, लास्ट बार है। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां से अंडाणु जो है निकल गया सेकेंडरी oocyte आई। सेकेंडरी oocyte को इस फिम्ब्राई ने
ये जो फिमराय है उसने कैच कर लिया, आ गई। यहां पर जो सीलिया होते हैं, यहां पर जो पक्षमाभ होते हैं, इस अंडाणु को या साइट को या ओवम को एम्पुला तक ले जाते हैं। ये कौन सी साइट है हमारी? एम्पुला। एम्पुला, ये एम्पुला साइट हो गई हमारी। इस एम्पुला पर अब क्या हुआ, यहां पर नर जनन अंग यानी कि नर जनन आया, पेनिस आया, पेनिस आया। अब यहां पर इसने क्या, एक जो है मिल्की सिक्रेशन यानी कि दूधिया स्त्रवण किया। क्या किया? दूधिया स्त्रवण किया। दूधिया स्त्रवण किया, क्या निकले? बहुत सारे स्पर्म निकले, बहुत सारे स्पर्म गए। कुछ स्पर्म जो है मर गए, तो यहां पर जो आ जाएगा इस तरीके से जो है स्पर्म चला जाएगा। जैसे ही स्पर्म ने ओवम को जाकर के ओव्यूलेशन के टाइम, ये कौन सा दिन हो गया? 14 डेज पर ओव्यूलेशन होता है। यहां पर ओव्यूलेशन के दौरान यदि शुक्राणु आया और शुक्राणु ने अंडाणु को भेद दिया, तो ये जो क्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की क्रिया के बनने के बाद क्या बन गया अपने पास? युग्मनज बन गया। क्या बन गया? युग्मनज बन गया। तो आओ अपन युग्मनज बना ले। 2n युग्मनज। फिर इसके बाद क्या बना? द्विकोशिक स्टेज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बना था? 4 वाली स्टेज। फिर इसके बाद 8 वाली स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद बना अपना 16 वाला यानी कि मोरूला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 यानी कि अपने पास क्या आ गया? मोरूला आ गया। ठीक है, 8 सेल स्टेज आ गई अवस्था, 4 कोशिक अवस्था, 2 कोशिक अवस्था, हमें क्या बोला इसने? प्रथम सप्ताह अंडोस्कर के 24 से 30 घंटों में निषेचन। यानी कि अपन ने क्या किया, ये जो निषेचन हुआ है ना, निषेचन की क्रिया कब हुई? अंडो उत्सर्ग के 24 से 30 घंटों के बाद क्या हुआ? निषेचन हो गया। ठीक है, 24 से 3 घंटों के बाद यहां पर क्या हो गया? निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की क्रिया के बाद क्या हुआ बच्चों? प्रथम जो 48 घंटों में 2 कोशिक अवस्था आ गई। ये लो, ये हो गई युग्मनज। यहां पर क्या हुआ? ये कौन सी कंडीशन हुई? 48 घंटे बाद में, 48 घंटे के बाद में 2 कोशिक अवस्था आ गई। ठीक है, हमने ये भी देख ली। तीसरे दिन मोरूला का निर्माण, यानी कि अपन ने क्या किया, ये जो मोरूला बना ये निषेचन के, यहां लिख दूं, निषेचन के तीसरे दिन पर, तीसरे दिन में क्या हुआ? मोरूला का निर्माण हुआ। निषेचन के तीसरे दिन मोरूला का निर्माण हुआ। फिर ये क्या कह रहा है? चौथे दिन कोरक पुट्टी गर्भाशय गुहा में प्रविष्ट हो जाती है। तो ठीक है, कोरक पुट्टी को गर्भाशय में भी अपन करवा देते हैं। आपको पता है मोरूला बन गया था। मोरूला के बाद अपने पास क्या आ गया था? सेल जो है इस तरीके से अरेंज हो गई थी। ठीक है, फिर ये हो गया था हमारा ट्रोफोब्लास्ट। है ना, यहां पर बन गया था इंटरसेलुलर मास ICM। ठीक है, और ये बन गई थी हमारी ब्लास्टोसील। ये आ गया था अपना।
अब इसका हिंदी मैंने पूरा दे रखा है, हिंदी में पूरा दे रखा है। तो ये जो कोरक पुट्टी है बच्चों, ये जो है कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट को अपन कोरक पुट्टी कहते हैं। कोरक पुट्टी अब क्या होगी, चौथे दिन में, ये जो कोरक पुट्टी है चौथे दिन में कहाँ जाएगी, यहां पर जो अब मेरे को दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्या हुआ बच्चों, अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के 24 से 30 घंटों बाद निषेचन की क्रिया हो गई। ये हो गई निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया से अपने पास युग्मनज बन गया। युग्मनज के 48 घंटे बाद में 2 कोशिक अवस्था आ गई। 2 कोशिक अवस्था के बाद 4 कोशिक अवस्था आई। 4 कोशिक अवस्था के 8 कोशिक अवस्था आई। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन पर मोरूला का फॉर्मेशन हो गया, मोरूला आ गया। मोरूला के तीसरे दिन बनने के बाद ये वाली कंडीशन आई, यानी कि कोरक भवन वाली। कोरक भवन हुई, ट्रोफोप्लास्ट बन गया, आईसीएम यानी कि इंटरनल सेलुलर मास बन गया, आईसीएम बन गया, आंतरिक कोशिका मास को बोलते हैं अपन, मतलब कोशिकाओं का गुच्छा बन गया ये, ठीक है। अब क्या होगा, इस कोरक पुट्टी का अपन को इस एंडोमेट्रियम में क्या करवाना है, इम्प्लांटेशन कराना है, आरोपण कराना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया। अब देखो एक और स्लाइड लेंगे। ठीक है, क्या हुआ यहां पर तुम्हें पता है क्या है अपने पास, ये तो है मायोडर्म, मायोडर्म, डर्म है ना। बाहर की जो है पेरिडर्म, और ये जो है, ये वाला जो भाग है, ये है हमारा एंडोमेट्रियम। अरे यार, ठीक है, एंडोमेट्रियम है ये, ठीक है, ये आगे एंडोमेट्रियम। अब अपन बोल रहे हैं चौथे दिन, चौथे दिन निषेचन की क्रिया के चौथे दिन में क्या हुआ, अपने पास ये बन गया था, है ना। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है यानी कि पोरक पोषक, क्या नाम है इसका, एक मिनट रुको बच्चों, कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी, ये जो कोरक पुट्टी है, जोना पेलुसिडा खत्म हो चुकी है, मैंने इसमें नहीं बनाई अभी। यहाँ पे सब में जोना पेलुसिडा है बच्चों, यहाँ पे सब में क्या है, जोना पेलुसिडा है, ये भूलना मत। मोरूला तक जोना पेलुसिडा है, इवन ब्लास्टुलेशन पे भी अपने पास जोना पेलुसिडा है, लेकिन कुछ कारणों से जोना पेलुसिडा खत्म हो जाती है, टूटने लगती है। टूटने लगती है तो क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम से संपर्क बनाती है, संपर्क बनाएगी, अटैचमेंट बनाएगी। अटैचमेंट होने से क्या होगा, ये जो है ये इनगल्फ कर जाएगी, ये लो यहां पर बना रही हूं मैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या कर रहे हैं, आरोपण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आरोपण। यहां तक अपन पहले समझ चुके हैं, इसलिए ऐसा बनाया है। ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी बताया है, सिर्फ आपके एक रिवीजन के लिए। फर्स्ट सप्ताह तक अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके 7वें दिन तक यानी फर्स्ट वीक में आपके आरोपण की क्रिया हो गई है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 7 से 8वें दिन रोपण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यहां तक क्लियर। ये फर्टिलाइज एग है, ये 1 डे पे है, ये 1.5 डे पे देखो कौन सी अवस्था आ गई, 2 डेज पे ये अवस्था आ गई, 3 डेज पे ये अवस्था आ गई, 4 डे पे अपने पास ये आ गया, फिर 4 डे पे अपने पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया, 1 मंथ का बेबी इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? एक एक लाइन मैंने ऑलरेडी यहां तक समझा चुकी हूं। अब अपन द्वितीय जब सप्ताह में चलेंगे तब आपको और चीज समझनी होगी। यहां तक क्लियर, ये चीज क्लियर। अब देखो द्वितीय सप्ताह में क्या होगा, द्वितीय सप्ताह में समझने के लिए अपन को एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी, ठीक है।
अभी पहले डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ समझाती हूँ। साइटोट्रोफोप्लास्ट, ठीक है, ये है सिंशियोट्रोफोप्लास्ट। सिंशियोट्रोफोप्लास्ट इसको ऐसे लिखते हैं, सिंशियोट्रोफोप्लास्ट। इसको लिखते हैं साइटोट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। ये दूसरे सप्ताह की बात है। यहां पर अभी होगा, मैं पहले एक बार डायग्राम बना रही हूं बच्चों, फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीप्लास्ट, एपीप्लास्ट। इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, अरे हिंदी इंग्लिश, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एक बार ये समझ लो, फिर आगे देखते हैं। अभी डायग्राम बाद में समझेंगे, पहले अपन का जो लिखा हुआ है मैटर वो देखेंगे। कोरक पुट्टी, ठीक है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय एंडोमेट्रियम में पूर्ण प्रवेश कर जाती है। द्वितीय सप्ताह तक क्या होता है, 8वें दिन में हो रहा था। 8वें दिन में क्या हुआ कि भाई ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर पूरी तरीके से क्या आ गया, पूरा ट्रोफोप्लास्ट आ गया है, हाँ है ना। और यहाँ पर आईसीएम हो गया पूरी तरीके से। 8वें दिन में ये काम कब हुआ है, 8वें दिन में पूरी तरीके से जो है ना, पूरी तरीके से जो है वो एंटर हो चुका है, हाँ या ना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। भ्रूणीय बिंब एवं बाह्य भ्रूणी झिल्लियों का निर्माण पूरा हो जाता है। अब क्या हुआ, जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूं वो आपको यहां पर नहीं बताई गई है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट बोल दिया भ्रूणीय बिंब और भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो जाता है, जो अपन करेंगे कि कैसे हुआ। 14वें दिन आदि रेखा यानी कि प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है वो निर्माण हो जाता है। कैसे, आओ देखते हैं। एकदम ध्यान से समझेंगे, एकदम ध्यान से। ये चीजें समझ में आ गई, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें महीने क्या होगा इजीली समझ में आएगा। ये समझ लो अच्छे से क्या हुआ। ये जो था अपना, ये वाली जो अवस्था थी, ठीक है, ये थी ना कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी, ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया आंतरिक कोशिकीय मास को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन आंतरिक कोशिकीय मास लिख दूं, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर मास, इंट्रासेल्यूलर मास ICM, ठीक है। और ये जो थी ये हो गई ब्लास्टोसील, ठीक है, ब्लास्टोसील। यहां तक समझ आए। अब ये अवस्था जब 8वें दिन, ये सब 8वें दिन हो रहा है बच्चों, ये अवस्था से जब वो एंडोमेट्रियम के अंदर चली गई उसके बाद ये अवस्था आई है अपनी। 8वें दिन ही है, लेकिन दिन कौन सा है, 8वां। 8वें दिन जब वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो गया, आरोपण हो गया, आरोपण के बाद में ये चेंजेस आए। क्या हुआ, यहां पर ये जो एक सेल के अंदर द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर ये क्या है, केंद्रक है, इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, ये सिचुएशन कैसी होगी, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, यहां पर देखो, जब जो केंद्रक है, मतलब किसी भी कोशिका में
किसी भी कोशिका, ये कोशिका है, केवल केंद्रक का विभाजन हो, केंद्रक का विभाजन हो, किंतु कोशिका द्रव्य का, किंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो शिंशु ट्रोफोब्लास्ट बन रहा है ना तुम्हें, जहां पर केंद्रक ही केंद्रक है, ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो जहां पर अपना केंद्रक ही केंद्रक है, तो ये शिंशु ट्रोफोब्लास्ट कैसे बना, जब सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ, कोशिका का द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था जब बन जाती है तो उसको हम बोल रहे हैं शिंशु ट्रोफोब्लास्ट इसने बना लिया। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ो। अब क्या हुआ, यहां पर ये देख रहे हो तुम, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये हो गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो ये आईसीएम था बच्चों, ये जो आंतरिक कोशिका मास था, ये क्या हुआ, ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंज हो गया। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो इसने क्या बनाया, ये हो गया एपीब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे, एक और स्लाइड लेंगे। तो क्या हुआ, अपन ने देखा कि ठीक है, ये हो गया हमारा शिंशु ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट है ये, और ये हो गया हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर ये हमारा हो गया यहां पर एपीब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। यहां तक अपन ने पिछली स्लाइड में देखा अपन ने कि ये सब ब्लास्ट है बच्चों। ये ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट है, ये भी ब्लास्ट है, ब्लास्ट 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 एपीब्लास्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था अपन को। अब क्या होगा, चेंजेस कैसे आएंगे, यहां पर हुआ। अब क्या हुआ, ये शिंशोब्लास्ट तो ऐसे रहेगा और साइटोट्रोफोब्लास्ट भी ऐसे रहेगा, है ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी ऐसे रहेगा। क्या होगा, जो एपीब्लास्ट है बच्चों, जो एपीब्लास्ट है, ये जो एपीब्लास्ट है, अब जैसे तुम पूड़ी बनाते हो, पूड़ी को जैसे पूड़ी अभी गोल है, ऐसे बेली हुई है, जैसे ही तुम कढ़ाई में पूड़ी को डालते हो तो पूड़ी इस तरीके से फूल जाती है, पूड़ी इस तरीके से फूल जाती है। तो ये जो है, अब क्या होगा, एपीब्लास्ट अभी हमारी पूड़ी है, ये पूड़ी क्या करेगी, इस तरीके से फूल जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो है ये तो कहलाएगा एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट है ना, ये तो कहलाएगा एपीब्लास्ट। ये जो लेयर होगी ऊपर वाली, ये कहलाएगी एमनियोन, एमनियोन। और इसके अंदर जो है ये हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक तरल। ठीक है, एमनियोटिक, स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों एक बार, एमनियोटिक फ्लूइड, और ये हो जाएगा एमनियोन, एमनियोन। ठीक है, क्या हुआ, अभी अपन ने एपीब्लास्ट की बात करी, एपीब्लास्ट फूल गई, फूलने से क्या हुआ, ये तो एपीब्लास्ट ही रह गया, ये हो गई एमनियोन, ये हो गई एमनियोन, और ये हो गया हमारा एमनियोइन फ्लूइड या एमनियोटिक फ्लूइड। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो होगा हाइपोब्लास्ट,
हाइपोब्लास्ट क्या होगी, कलर चेंज कर लेते हैं हाइपोब्लास्ट के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है ठीक है, ये वाली ठीक है। हाइपोब्लास्ट में क्या हुआ, ये कहलाएगी हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये जो होगा, ये वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं योक। क्या बोलेंगे, योक बोलेंगे। यहां तक समझ में आया। अब ये वाली कंडीशन हुई, ये हाइपोब्लास्ट में योक बन गया और हाइपोब्लास्ट हो गई। यहां पर ये एमनियोटिक तरल हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ये एमनियन हो गई और ये एपिब्लास्ट हो गया। यहां तक चेंजेस, ये सब कब हो रहा है, 8वें दिन। कब हो रहा है, ये 8वें दिन अपनी ये चीजें चल रही है। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में पीछे बनाऊंगी एक और स्लाइड लेके, ठीक है। अब क्या हुआ, अपने पास ठीक है, ये अपन ने भी पीछे देख लिया, यहां तक की चीज अपन ने पीछे देख ली बच्चों, हाँ है ना। अब क्या होगा, 8वें ही दिन, मतलब 9वें दिन, अब 9वें दिन चल रहा है अपना, ठीक है। 9वें दिन क्या होगा, कलर कौन सा लूं, तो कलर का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। 9वें दिन क्या होगा, ये जो बाहर की तरफ है, ये वाला जो भाग है, यहां पर एक तरल जैसा पदार्थ जो है भर जाएगा। रुको एक मिनट, एक तरल पदार्थ, ठीक है। ये लो, मैंने अच्छे से बना दिया, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब ये जो पदार्थ आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो, ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक तरल, है ना। इसको बोल रहे हैं अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मिक, सॉरी बच्चों, एक्स्ट्रा मीजोडर्मिक फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा मीजोडर्मिक फ्लूइड, ये जो है अंदर पीला पदार्थ, इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा मीजोडर्मिक फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा मीजोडर्मिक फ्लूइड क्या बनाएगी, अब ये अंदर से धीरे धीरे फटने लगेगी, ठीक है। अब ये अंदर से धीरे धीरे, अब इसके बाद ये वाला डायग्राम यहां बनाऊंगी। क्या हुआ,
बार बार अब नाम नहीं लिखूंगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। हाँ, अब क्या हुआ, ये तरल धीरे धीरे फटने लगा तो बीच बीच में से ऐसे गैप आने लग गया और इसने यहां पर इस तरीके से ये पूरा भरेगा। इसको थोड़ा सा कलर मोटा करती हूँ। ठीक है, ये फटकर इसने एक ऐसा तरल बना लिया। ठीक है, एक ऐसा मेसोडर्मिक, एक्स्ट्रा मेसोडर्मल, ये कहलाएगी हमारी एक्स्ट्रा मेसोडर्म। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा मेसोडर्म क्या करेगी, अब यहां से जो एक छोटा बेबी जो होता है, जिसकी जो आहार नाल अपनी मम्मा से जुड़ी हुई होती है, ध्यान है, ये जो प्लेसेंटा जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है, तो वो यही बनाती है। कौन बनाती है, वो जो एक नाभि जो बनती है, उसको हम या इसी को बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेसोडर्म को ही हम यहाँ पर इसको नाभि कहते हैं, जहां से उस बेबी को पोषण मिलेगा। यहाँ पे नाम गलत है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर भी नाम अपना गलत है। क्या नेम आएगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये जो बना ये क्या बना हमारा, भाविक अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, भाविक अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो भविष्य में जो फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड, यहां लिख दूं फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी जिससे कि बच्चा पोषण लेगा। यहां तक क्लियर है क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन न्यू उस पे चलेंगे वापस से। यहां तक क्लियर है क्या, बिल्कुल कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, अब अपन आगे चलेंगे, एक और स्लाइड लेंगे, ले ली है शायद स्लाइड अपन ने, हाँ ले ली। अब क्या हुआ देखो, ठीक है, फिर यहां पर अपने पास थोड़ा मोटा ही कर लेती हूँ, इतना तो बहुत देर लग जाएगी।
अब कैसा लग रहा है डायग्राम? अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा? अब देखो इसको अपन नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये था अपना सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये था साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये था हमारी भावी अम्बिलिकल, देख लेना ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये था अपना योक, ये था अपना एपीब्लास्ट, ये वाला, ये था अपना एमनियोनिक तरल, ये क्या था अपना एमनियोन, ठीक है। ये था हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। ये एक बार देख लो अच्छे से, एक रह गया ना, ये रहा हाइपोब्लास्ट। ये कौन सा है? 9th डे पे हो रहा है, ये 9वें दिन पे, ठीक है। 9वें दिन पर क्या हुआ अपने पास? 9वें दिन में हमारे पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, एपीब्लास्ट है, अंदर एमनियोनिक फ्लूइड है, ये एमनियोन है, ये योक है, ये हाइपोब्लास्ट है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अच्छे से सुनना। आप अलग कलर लूंगी, कलर क्या लूं, लेकिन कलर क्या लूं? रेड कलर में दिखेगा नहीं तुम्हें। ये जो तीनों मिलकर है, ये देखो कहां गया, शिंशियो और ये, और यहां पर लिख रही हूं एक और नाम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये जो है, ये तीनों मिला के बच्चों, ये और ये तीनों मिला के कहलाता है कोरियोन। क्या कहलाता है? कोरियोन। क्या बोलेंगे इसको? कोरियोन बोलेंगे बच्चों। और ये जो तुम्हें दिख रही है ये वाली शेप, ऐसे ऐसे करके, ये सब मिला के कहलाता है कोरियोन विली। कोरियोन विली, ये कहलाता है कोरियोन विली। यहां तक सब क्लियर है क्या बच्चों? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म मिलकर के कोरियोन बनाता है। और जब ये फिम्बरिंग जैसी ऐसे शेप हो जाती है 9वें दिन में, इसको हम बोलते हैं कोरियोन विलाय। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोरियोन विलाय तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? आगे समझ में? आगे बढ़ूं? अब क्या होगा? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब एक बार अपन चलेंगे अपने टॉपिक पे। द्वितीय सप्ताह, कोरक पुट्टी गर्भाशय एंडोमेट्रियम में पूर्ण तरीके से प्रवेश कर गई। हाँ, कर गई। भ्रूणीय बिंब और भारे भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो गया, भारी झिल्लियों का निर्माण हो गया, गैस्ट्रोलेशन हो गया। 14वें दिन आदि रेखा प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण हो जाता है। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होती है? ठीक है, आओ
यहां तक क्लियर है? अब एक डायग्राम और बनेगा अपना। ये जो बच्चों एपिब्लास्ट है, ठीक है, ये जो एपिब्लास्ट है, और ये एक बार पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूं, समझ जाना, ठीक है। ये जो हमारा एपिब्लास्ट है इसके अंदर, और ये जो है ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, भावी, ठीक है। ये भावी अम्बिलिकल कॉर्ड, यहां पर क्या होता है बच्चों, इस तरह की भ्रूण का विकास होने लगता है। इसको हम बोलते हैं आदि रेखा। आदि रेखा, इस आदि रेखा से प्रिमिटिव स्टिक से पता लगता है कि बच्चे का सिर कौन सा है और बच्चे का पैर कौन सा है। तो ये वाला जो फूला हुआ शेप होगा ये तो कहलाएगा बच्चे का सिर, ठीक है, और ये जो लाइन होगी ये कहलाएंगे बच्चे के पैर वाला भाग या धड़ वाला भाग, ठीक है, बच्चे के पैर और ये बच्चे का सिर। यहां तक क्लियर हो गया। प्रिमिटिव लाइन आ गई अपने सेकेंड वीक तक। सेकेंड वीक तक अपने पास ये कार्य हो चुका है। आगे बढ़े तीसरे से छठे सप्ताह। अब अपन को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब अपन को रीड करने की जरूरत है कि तीसरे सप्ताह में क्या क्या हो रहा है। तो तीसरे सप्ताह एक एंडोडर्म व मीजोडर्म नामक जनन परतों का निर्माण होता है। जो अपन ने क्या किया था, गैस्ट्रुलेशन, इस तरीके से लेयर बन जाती है, ठीक है। ये हमारी एंडोडर्म, ये हमारी मीजोडर्म और ये हमारी एक्टोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म और ये हो गया एक्टोडर्म डम। यहां तक क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। 20वें दिन तंत्रिका भवन यानी कि न्यूरोलेशन होने के बाद न्यूरोलेशन होने लगता है। न्यूरोलेशन का क्या मतलब होता है, देखो जितनी भी चीजें हो रही है वो क्या हो रहा है, एक स्त्री के हाइपोथैलेमस से हो रहा है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो रहा है, गोनेडोट्रोफिन रिलीज हो रहा था। गोनेडोट्रोफिन रिलीज होने के बाद में जो है, जो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है, FSH और LH हार्मोन को इंडिकेट करती है और स्टिमुलेट किसको करती है, फॉलिकल के फॉर्मेशन को। तो न्यूरोलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब क्या होगा कि जो भी बच्चे का ये जो अपना ये मस्तिष्क जो है उसके अंदर से खूब सारे हार्मोन का विकास होगा। खूब सारे हार्मोन होंगे, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। ये चीज़ें क्या करेंगी, ये पूरे बेबी को डेवलप कराने में हेल्प करेगी। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जब तंत्रिका भवन बनने लगता है उसको बोलते हैं न्यूरोलेशन, ठीक है। ये कब होता है, 20वें दिन होता है। इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूरोलेशन कब होता है, 20th डे पे होता है। कब, निषेचन की क्रिया के बाद में। 28वें दिन हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो 3rd मंथ है, तीसरे महीने आप सुन सकते हो अपने बच्चे की धड़कनें। जो मम्मा है अभी जो प्रेग्नेंट है वो अपने तीसरे महीने में अपने बच्चे की धड़कन को सुन सकती है। ऐसे धक 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 ऐसी आवाज़ आती है, एक अच्छी सी साउंड फील होती है जब अपन हमारे खुद के बच्चे की पहली एक साउंड सुनते हैं कि हाँ, ही और शी अलाइव इन आर वॉम्ब, हमारे गर्भाशय में हमारा ही बच्चा जो है वो अभी सांसें ले रहा है, धड़कनें उसमें शुरू हो रही है। सांसें लेने वाली बात नहीं होगी, धड़कने वाली बात होगी। सांस वाली बात अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। 28वें दिन ये होता है, हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है। कौन से पे, 113 बीट पर मिनट पे होता है ये। ग्रसनी चाप निर्मित होती है। ग्रसनी यहाँ से क्यों, क्योंकि उसको पोषण लेना होता है, ठीक है। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड, अभी अपन ने पढ़ लिया एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है। मस्तिष्क का तीव्र विकास होने लगता है। माइंड जो है वो भी, ब्रेन जो है, क्यों, क्योंकि न्यूरोलेशन होने लग गया है तो ब्रेन भी अपना कार्य करने लगेगा। फुसफुस व गुर्दे भी दिखाई देने लगते हैं। मस्तिष्क का तीव्र विकास हो जाता है। कब, 30 से 6ठे सप्ताह के बीच में। आगे चले 6ठे से 8वें सप्ताह में, अभी सेकेंड मंथ ही चल रहा है अपने, अभी बाहरी कान उभरने लगते हैं। यानी कि अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि हाँ, बच्चे के जो है वो कान भी बनने लगे हैं।
यकृत में आरबीसी निर्माण शुरू हो गया है, ब्लड सेल्स बनने लगी हैं। डायफ्राम का छठे सप्ताह में निर्माण होने लग गया है, डायफ्राम यानी कि किडनी वाला जो काम है वो भी बनने लग गया है। स्तनांगों का निर्माण हो गया है। सातवें सप्ताह में जो कोहनियां हैं और जो उंगलियां हैं वो बनने लग गई है। मतलब अब ये भ्रूण जो है, देखो आप वो दिख रहा हो तो यहाँ देखो, ये जो है यहाँ पर इसकी ये सेकेंड मंथ में क्या आ रहे हैं, इसके पैर और हाथ आने लग गए हैं इस बच्चे के। और 8वें सप्ताह के अंत तक एक छोटे मनुष्य की भांति भ्रूण का आकार हो जाता है। तो जो 8वें सप्ताह, जब 8वें सप्ताह में देखोगे तो आपका जो बेबी है वो एक इंसानी बच्चे के रूप में बनने लग जाता है। अब इसे गर्भ कहते हैं। तो अब ये जो समय होगा ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा कहलाएगा। अभी तक क्या कहलाता, कोरियन कहला रहा था, अब ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा कहलाएगा। हृदय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। हार्ट जो है 3rd सप्ताह में धड़कना शुरू हुआ था, अब उस हार्ट का पूर्ण तरीके से विकास हो जाएगा और वो क्या होगा, 167 बार प्रति मिनट धड़कने लगेगा। पहले अभी अपन ने बोला था, पिछली की तरफ आप देखोगे तो 113 पर मिनट था और यहाँ पर क्या हो रहा है, 167 बार पर मिनट वो धड़क रहा है। 8वें सप्ताह में 80% भ्रूणों का दाहिना हाथ क्रियाशील हो जाता है, अन्यथा बाएं। या तो राइट हैंड एक्टिव हो जाएगा या फिर लेफ्ट हैंड वर्किंग करेगा। कब, जब 8वें सप्ताह और 80% ये काम हो चुका होता है। यह दाएं व बाएं हाथ के व्यवहार का प्रथम साक्ष्य होता है कि आपके बेबी में अब मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में कि एक बच्चे का मूवमेंट हमें देखना हो, है ना, वो इधर हिल रहा है, इधर हिल रहा है, इधर हिल रहा है, जो मूवमेंट है वो हमारा 8वें सप्ताह बाद हम हमारे बच्चे में देख सकते हैं। 8वें सप्ताह भ्रूण करवट भी लेने लग जाएगा कि मूवमेंट देख रहे हैं ना भैया, मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है। थोड़ा वो सक्रिय भी होने लगेगा, एक्टिव मोड पे आ जाएगा। आंख की पलकें विकसित होने लगेगी। अब ये जो हमारी आईलिड्स, जो छोटा बेबी होता है उसकी आईलिड्स ऐसे चिपकी हुई होती है, फिर उसमें प्यारी प्यारी आई लैशेस बनने लगेगी, है ना। उसकी आंखें पहले ऐसे होती है, ऐसे चिपकी हुई सी, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें ऐसे, ये आई लैशेस अब उसकी बनने लगेगी, हमारे ये जो छोटा जो बेबी है उसकी। उसके बाद 8वां सप्ताह भ्रूणीय अवधि समाप्त हो गई, ठीक है। इस समय तक प्रौढ़ व्यक्ति में पाई जाने वाली संरचना का 90% अधिक भाग विकसित हो जाता है। यानी कि अब एम्ब्रियो जो है वो हमारे एक मनुष्य के बच्चे बनने के लिए बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अब ऑर्गन सिस्टम भी आ चुका है। एक वयस्क का बच्चा बनने के लिए वो अब बिल्कुल तैयार है। गेट इट? नेक्स्ट, 9 से 12वें सप्ताह में, 9 से 12वें सप्ताह में अंगूठा चूसना आरंभ कर देता है। देखो बच्चे को क्या होता है कि अब भूख वूख वाली कंडीशन हो जाती है और 9 से 12 सप्ताह वो अपना थंब जो है वो सक करने लग जाता है। हाथ पैरों में गतियां संभव है, पलकें बंद हो जाती हैं, कंठों में वाक रज्जु यानी कि अब वॉइस जो आगे जाकर के जैसे ही वो बाहर निकलता है बेबी और वो चिल्ला चिल्ला के रहता है उआ उआ, तो वो वाक रज्जु जो है वो 9 से 12 सप्ताह में उसके पास बनने लग जाएंगे। इस दौरान बाहरी लिंग विकसित हो जाता है। तो जो जेनाइटल्स होते हैं वो 9वें से 12 सप्ताह में पता लगता है कि ही और शी, है ना, जो हमारा फीटस है वो ही है और शी है। क्यों? क्योंकि उसका लिंग विकसित हो जाता है इस 9 से 12वें सप्ताह के बीच के अंदर, जिससे लड़का या लड़की की पहचान संभव है। 8 से 10वें सप्ताह में भार 75% तक बढ़ जाता है। यानी कि अब जो जैसे कुछ आपने मिस कैरेज के चांसेस पढ़े होंगे तो ऐसा होता है कि भैया जो मतलब 3rd मंथ के बाद में या 4th मंथ के बाद में, या हम बोलें कि जो ये इस टाइम पे आ जाता है, मतलब 9 से 10वें सप्ताह में आ जाता है, उसको उसका वेट यानी कि जो मदर होती है उसका वेट भी बढ़ता है और बेबी का वेट भी बढ़ता है। दैट मीन्स जो बच्चा है वो अब ग्रो करने लग गया है। 11वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु जमाई लेने लगता है, यानी कि यॉर्निंग करने लगता है। जैसे अपन जमाई लेते हैं ना, यॉर्निंग करते हैं, वो करने लगता है। और अधिकांश शिशु दाहिना अंगूठा चूसता है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट कि जो अधिकांश शिशु है वो अपना राइट जो राइट हमारा ये थंब है, सॉरी राइट, ये रहा राइट थंब ज़्यादा सक करता है। नेक्स्ट, मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये छोटे से बच्चे के लिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब हम हमारा डेवलपमेंट भी तो पढ़ रहे हैं एक तरह से,
हाँ है ना, जब हम छोटे थे तो हमें क्या क्या करना पड़ता था, हम कैसे कैसे अंदर बन रहे थे, हमारे कान कब आए, हमारा हार्ट कब बना, हम लोग कब हमारा हार्ट ने धड़कना शुरू किया, कब हमारे यहाँ पर वोकल सिस्टम आ गया, कब हमारी आईज़ ओपन हुई, कब आई लैशेज़ बनने लगी, कब हम मतलब हमारे अंदर एक भूख वाली कंडीशन आई कि हमने कौन सा अंगूठा हमने चूसना शुरू किया। तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको जानकारी मिल रही है। 10 से 11 सप्ताह में अंगुलियों के निशान व नाखून पूर्ण तरीके से विकसित हो जाते हैं और 11वें सप्ताह के अंत तक होंठ व नाक भी बन जाता है। तो 3rd मंथ का बेबी अब डेवलप हो गया। अब 3rd मंथ के बाद में जो बच्चा होता है, अब उसको हम बोलते हैं फीटस। इससे पहले ये एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उससे पहले ये एम्ब्रियो होता है। अब ये प्रॉपर फीटस बन चुका है। 3रे से 4थे महीने तक मुंह में स्वाद कलिकाएं का विकास हो जाता है, ठीक है। नवजात शिशु ग्रहण की गई ग्लूकोज को आंत्र द्वारा पचाता है। जो ब्लड के द्वारा ग्लूकोज इसको मिलती है, वो उसमें आंत्र जो इसके अंदर बन चुकी है, ऑर्गन बन चुका है, उसके द्वारा ये पचाता है। और निकोनियम शिशु के द्वारा निष्कासित मल होता है। अभी निकोनियम जो है इंपॉर्टेंट है। मिकोनियम के बारे में नीट में क्वेश्चन आता है कि अब तुम सोचो कि एक मतलब जो हमारी मम्मा है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने क्या क्या सहन किया है। मतलब तुम उन्हीं के मतलब वो अपन को पोषण दे रही है अपना ब्लड दे करके, और हम उसके वॉम्ब में ही एक्सक्रीटा कर रहे हैं, यानी कि मल निकाल रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिकोनियम शिशु द्वारा निष्कासित मल होता है। बालिका गर्भस्थ नर शिशु की तुलना में अधिक चलती है, यानी कि जो मूवमेंट होगा वो बेबी गर्ल का ज़्यादा होगा वॉर्म में रादर देन द बॉयज़ की तुलना में जो गर्ल है वो ज़्यादा मूवमेंट करती है। दांतों का विकास होने लगता है, टीथ आने लगेंगे। माँ को स्पष्ट रूप से शिशु की हलचल का पता लगने लगेगा। मतलब 3रे से 4थे महीने तक कि बेबी इधर जा रहा है, उसको वो हलचल महसूस होने लगेगी। उसकी मम्मी को इतना अच्छा एहसास होने लगेगा कि हाँ अब मेरे बेबी के अंदर, अरे बेबी यहाँ आ रहा है, यहाँ किक कर रहा है, ये अपन सुनते हैं। तो वो चीज़ हमें कब पता लगेगा, 3रे से 4थे महीने तक पता लगेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, क्लिंकिंग यानी कि किक मारना, ठीक है। 4 से 6 महीने श्वसन नलिकाओं का पूर्ण विकास, श्वसन नलिकाएं बन जाएगी। गर्भस्थ शिशु एक सफ़ेद द्रव से ढक जाता है जिसे वर्निक्स कहते हैं। जब आपने कभी डिलीवरी वाला कोई वीडियो देखा हो या कभी भी देखा हो, तो एक जो बेबी होता है, ये जैसे ये जो बेबी है, इस बेबी के चारों तरफ एक झिल्लीदार नुमा कहते हैं एक पतली सी झिल्ली अंदर चारों तरफ लग जाती है, जिसको हम वर्निक्स कहते हैं। शिशु के श्वसनांग और आंतरिक कण पूर्ण तरह से विकसित हो जाएंगे। शिशु उच्च ध्वनि तीव्रता के प्रति प्रतिक्रिया देगा। ऐसे कहते हैं ना कि जब बेबी वॉर्म में होता है और जब ये इस टाइम का 4थे से 6ठा महीना चल रहा होता है किसी प्रेग्नेंट वुमेन का, तो वो अपने बच्चे से कॉन्वर्जेशन कर सकती है, बातचीत कर सकती है। उसका बेबी अब उसकी बातें सुनने के लिए मतलब रेडी है, अपने पापा की, अपने दादू की, अपनी दादी की, अपनी बुआ की, अब वो सबकी बातें सुन सकता है, महसूस कर सकता है कि उसकी फैमिली मेम्बर में इतने सारे लोग हैं जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस समय पे 6ठे महीने सिर पर बाल उगने लगते हैं। अब बाल आने लग गए कब, 6 महीने में। त्वचा में विभिन्न ग्रंथियाँ का विकास हो जाता है, मतलब हमारी स्किन पे भी हेयर आने लग जाते हैं, मतलब बेबी के। और फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट, 6 महीने से जन्म तक अब क्या होगा, 6ठे महीने से शिशु पलके झपकाने लगता है। अब बेबी जो है वॉइस सुन रहा है, महसूस कर रहा है, प्यार मिल रहा है उसे, तो वो अपनी हलचलें शुरू कर दी है, उसने किक मारना स्टार्ट कर दिया, उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया है, उसने अपनी आइज़ भी झपकाना, जैसे बोल रही है मम्मा बोल रही है बेबी आप सुन रहे हो, तो बेबी अपनी आइज़ यूं ब्लिंक करेगा अंदर की तरफ, और मम्मा को बिल्कुल एहसास होगा कि यस उसका बेबी उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। इस समय मस्तिष्क में तेजी से वृद्धि और इसका भार बढ़ जाता है। 7वें माह में अश्रु ग्रंथि भी विकसित हो जाती है, यानी कि बेबी को रोने के लिए आंसू भी बन जाएंगे, है ना, अश्रु ग्रंथि भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। फिर हम देखेंगे सूंघने की क्षमता का विकास होगा, स्मेल कर पाएगा वो। गर्भस्थ शिशु चेहरे की अभिव्यक्ति बदलता है। उस जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वॉर्म में ग्रोथ करता रहता है प्लेसेंटा में, वैसे वैसे वो अपने फीचर्स, जो फेशियल फीचर्स होते हैं, वो चेंज करता रहता है।
नीचे भूरी त्वचा का या वसा का निर्माण हो जाता है जो जन्म के बाद ताप को नियंत्रण करने में सहायता करती है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 8वें माह में फुफ्फुस की कूपियों का विकास होने लगता है। गर्भ शिशु के आंवल से स्रावित एस्ट्रोजन से माता का प्रसव दर्द होने लगता है जिससे बच्चे को जन्म हो जाता है। ये वाली जो कंडीशन है वो अपन पढ़ेंगे 34वें चैप्टर में, जब अपन पढ़ेंगे डिलीवरी वाला टाइम, ठीक है, बर्थ वाला टाइम पढ़ेंगे, जब ये मैं बताऊंगी कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उस समय, जिससे कि बेबी जो है इतनी छोटी सी कैनाल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो गर्भ शिशु के आंवल में स्रावित एस्ट्रोजन जो है वो स्रावित होता है और प्रसव में दर्द यानी कि जो डिलीवरी पेन या लेबर पेन जिसको हम कहते हैं, लेबर पेन होने लगता है और शिशु का जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, निषेचन की क्रिया, रोपण की क्रिया, 2 सप्ताह का रोपण, 3 सप्ताह का भ्रूण, 4 सप्ताह, फिर 5वां सप्ताह, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सप्ताह और पूरा का पूरा जो है बेबी बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज स्टार्टिंग से अपन एक बार वापस से देखेंगे कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारा पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है, देख लूं नाम भी एक बार। यहां से पढ़ा था अपन ने, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, ठीक है। यहां पर मैंने कोई गलती लिखी, मैं एक बार वर्ड्स देख रही हूं कि कोई वर्ड तो गलत नहीं हो गया। ये देखो हो गया ना, अरे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ओह ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था। ये हो गया पेरीमेट्रियम, ये हो गया मायोमेट्रियम और ये जो हो गया वो हो गया एंडोमेट्रियम, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर अपन ने देखा कि द्वितीय सप्ताह में क्या हुआ, ये सब चीजें बनी। मैं एक बार बस देख रही हूं कि आपने सब चीजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, माइंड में है या नहीं है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ये सब चीजें हो गई अपनी। कैसे कैसे एक बेबी के होठ बने, कहाँ पर उसके लंग्स बने, कब उसका हार्ट का धड़कना शुरू हुआ, कैसे उसने बोलना शुरू करा, इस तरीके से जो है पूरा अपना चैप्टर ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग के साथ साथ हर चीज़ें समझ में आई होगी कि आखिरकार किस तरीके से निषेचन की क्रिया के बाद एक भ्रूण में कैसे कैसे डेवलपमेंट आता है, कैसे कैसे विकास होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ जिसमें अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जब तक धन्यवाद।